Hello dear student, welcome to the online learning platform of BHU पाठशाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी तैयारी में एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आज के लेक्चर पर फिर आता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जनरल एक्सेप्शन का कंसेप्ट। जनरल एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था पहला और दूसरा मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ एक्यूज्ड मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको इंटॉक्सिकेशन ऑफ एक्यूज्ड भी बता दिया था और मैंने कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ चूँकि ये बहुत इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड वाला कंसेप्ट ही है, इसलिए इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाने के लिए बोला था आपसे। तो ये दो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है, सो मुझे लगता है कि आपने उसे देखा होगा और आपने बिल्कुल उसे समझा होगा। मैंने इसमें एग्जांपल भी करवाया था, इलिस्ट्रेशन के साथ मैंने आपको दिया था ये वीडियो ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड का जो कंसेप्ट है मैं उसको डिस्कस करने वाला था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जनरल एक्सेप्शन होता है उसका कंसेप्ट क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति बने कि व्यक्ति कुछ अपराध कर दे तो ऐसे कौन से केसेज हैं जिनमें उस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा रियायत दी जा सकती है। जनरल एक्सेप्शन का कंसेप्ट यही था और इसके तीसरी कड़ी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस कहने का मतलब हुआ कि स्वरक्षा, हिंदी में इसका मतलब हुआ स्वरक्षा। डिफेंस मतलब अपना रक्षा करना, ठीक है। एक्यूज मतलब आरोपी अपनी स्वरक्षा हेतु यदि कोई कदम उठाता है जो कि अपराध है फिर भी उसे कुछ छूट मिलेगी। इसका जो कंसेप्ट है ना वो सेक्शन 96 से लेकर 106 ऑफ आईपीसी में गिवन है। मैंने आपको बताया था कि आईपीसी जो होता है इंडियन पिनल कोड वो डिफिनीशन देता है क्रिमिनल एक्ट का या क्राइम का या ऑफेंस का। भारत में जितने भी क्राइम हैं इन सब की डिफिनीशन आईपीसी में आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि इसमें मिले, सिर्फ इसी में मिले, इसके अलावा भी अलग अलग एक्ट में आपको डिफिनीशन मिलती है क्रिमिनल एक्ट की या क्राइम की। लेकिन जो आईपीसी का जो आईपीसी में भी ढेर सारे आपको क्रिमिनल एक्ट की डिफिनीशन मिल जाती है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड का कंसेप्ट भी आपको आईपीसी ही मिलेगा, आईपीसी में ही मिलेगा और ये सेक्शन 96 से लेकर 106 तक आईपीसी में है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए ये डिफिनीशन है उसका जो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। A person has all right to protect his her body and property as well as property of other person from any attack or aggression which endanger his own life or property or that of other person। मतलब यदि किसी व्यक्ति की खुद की बॉडीली हार्म या अपने प्रॉपर्टी की या किसी दूसरे की बॉडी हार्म या उसके प्रॉपर्टी से उसकी रक्षा करनी है तो कुछ मामलों में वो बल का प्रयोग कर सकता है और यदि वो बल का प्रयोग करता है तो वो अपराध नहीं कहा जाएगा। ऐसा कुछ कानूनन उसे अधिकार मिले हुए हैं इस कि वो कुछ फोर्स का इस्तेमाल अपने प्राइवेट डिफेंस में कर सके। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ये समझना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आप पर छुरी से हमला करने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप उस पर सीधे बंदूक ठाए ठाए गोली मार देंगे उसे। मतलब कि जो आप यूज करेंगे अपने फोर्स को वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि जिस मतलब अगर उसने बंदूक निकाली है तो आप भी बंदूक निकालिए। अगर उसने लाठी लेकर आपको मारने की कोशिश की और आप उसे सीधे बंदूक से गोली मारकर उसका मामला ही खत्म कर देंगे तो बिल्कुल ये प्राइवेट डिफेंस नहीं कहा जाएगा। प्राइवेट डिफेंस का मतलब इतना ही हुआ कि आप अपनी रक्षा कर पाए, बस इतना ही। ये नहीं कि आप अपनी रक्षा कर लें उसके बाद फिर चूंकि हुआ उसने आपको मारने की कोशिश की या उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो आप उसे बदला लेने लगे। यानी कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन रिटेलिएशन और रिवेंज। बदला लेने के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिला है। उसके बाद ये मैंने बताया, उसके बाद यदि एग्रीगेसर हैं आप, मतलब आपने किसी को मारने की कोशिश की है और उसने आपको अपने प्राइवेट डिफेंस में आपको क्षति पहुंचा दी तो आप फिर उसको मार दिए तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि चूंकि उसने भी मुझे मारा था तो मैंने उसे मारा।
ये बिल्कुल रॉन्ग लॉजिक हुआ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करने का। इस तरह से प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलती। आप खुद एग्रीगेटर है, आप उसे खुद हानि पहुंचाने गए हैं, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो ये है कि मतलब हार्म और इंजुरी इन्फ्लिक्टेड बाय द पर्सन ऑन द एग्रीगेटर मस्ट नॉट एक्सीड द डेंजर और थ्रेट पोज्ड बाय दिस एक्ट। मतलब आपको जो फोर्स यूज करना है वो उतना ही करना है जितना प्रोपोर्शनेट लगे आपको। यानी कि आप अगर कोई आपको लाठी से मार रहा है तो आप उसको सीधे बंदूक से नहीं मार सकते। आप भी अपने बचाव में उसकी लाठी पकड़ सकते हैं, आप उसको धक्का मुक्की कर सकते हैं, आप उसको लाठी मार सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि आपको जो फोर्स यूज करना है वो प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करना है, अनइक्वल फोर्स यूज नहीं कर देना है। अच्छा, एक और है कि नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ देयर इज सफिशिएंट टाइम टू टेक रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ये देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ देयर इज सफिशिएंट टाइम टू टेक रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मान लिया जाए कि आपको किसी ने फोन पर आपको कहा कि तुम अभी अपने घर पर हो, तो आपने कहा कि हाँ मैं अपने घर पर हूँ, ठीक। तो उसने कहा फिर वापस से कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर बंदूक लेकर और तुमको गोली मार दूंगा। मान लिया जाए कि आपकी घर से उसकी घर की दूरी 25 किलोमीटर है, तो इसका मतलब और वो आपके घर आ गया और आप उस चूंकि आप जान रहे हैं कि वो बंदूक लेकर आकर मुझे मारने वाला है, तो आप पहले ही से M16 राइफल लेकर तैयार खड़े हुए हैं कि वो जैसे ही आएगा मैं मार दूंगा। और वो जैसे उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया आपने दरवाजा खोला और आपने गोली मार दी। इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कहेंगे। आपको इस तरह से आपके अपनी प्राइवेट डिफेंस करने की छूट नहीं है। उसने आपको फोन किया तो आपके पास इतना टाइम सफिशिएंट था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे या किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते थे कि सर देयर इज समवन हु इज थ्रेटनिंग मी टू फॉर माय डेथ। यानी कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है पुलिस को बताने के या पब्लिक अथॉरिटी को इत्तला करने का, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और जो है वो ये देखिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू काउजिंग डेथ ऑफ एग्रीगेशन ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, किडनैपिंग और एब्डक्शन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ बॉडी और पर्सन। मतलब कि कुछ मामलों में अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु करा दी, सामने वाले को कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो ये किन मामलों में पॉसिबल है और किन मामलों में आपको ऐसा करने की छूट है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। तो वो मामला हो सकता है कि अगर आपको अपनी मृत्यु का अंदेशा लगने लगे, वो बंदूक लेकर खड़ा है, आपको कह रहा है कि मैं गोली मार ही दूंगा, और अगर आपके पास बंदूक है तो अगर आप उसे गोली नहीं मारते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि आप अपने बचाव में उसे गोली मारे हैं, तो ये आपको प्राइवेट डिफेंस ही कहा जाएगा। दूसरा है ग्रीवियस हर्ट। अगर उसने आपको बहुत ही मतलब बहुत जोर से आपको बॉडीली हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तब भी आप अगर उसकी डेथ कॉज करा देते हैं तो आपके ऊपर कोई उस तरह का चार्ज नहीं लगेगा, आपको प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन मिलेगा। अगर फिर रेप होगा, रेप का आपको एप्रीहेंशन है, या फिर किडनैपिंग का है, तो भी आपको मिलेगा इस तरह से प्राइवेट डिफेंस का लाभ। उसके बाद एबडक्शन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, कोई आपको जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर दूर ले जा रहा है जहां आपको भी पता नहीं है, किसी आपकी फैमिली वालों को भी नहीं पता है कि वो कहाँ ले जा रहा है। तो इन मामलों में अगर आप सामने वालों की डेथ काउज करा देते हैं तो आपको प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिलता है। ये मैंने बताया जनरल एक्सेप्शन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ आपको बात समझ में आई होगी। बेसिकली अगर इसको और एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने आज वीडियो में 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बिल्कुल समझा सकूं। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है लीगल प्रिंसिपल फैक्चुअल सिचुएशन का, उस लीगल प्रिंसिपल में वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाली बात लिखी हुई है। एवरी पर्सन हैज ए राइट टू डिफेंड हिज ओन पर्सन, प्रॉपर्टी और पोसेशन अगेंस्ट एन इमीडिएट हार्म एंड टू दैट एंड दैट मे यूज रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स। मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट डिफेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या है, बस वही बात लीगल प्रिंसिपल में यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन को ये राइट मिला हुआ है कि वो खुद की डिफेंड मतलब खुद की बॉडी की या अपनी प्रॉपर्टी की कोई अगर इमीडिएट हार्म है तो उससे उसकी स्वरक्षा हेतु उसको
प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला हुआ है, और उस प्राइवेट डिफेंस में वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करेगा, मतलब कि प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल करेगा। प्रोपोर्शनेट फोर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई आपको छुरी से मारने आ रहा है तो आप उस पर गोली नहीं चला सकते। तो ये हो गया लीगल प्रिंसिपल। फैक्चुअल सिचुएशन देखिए कि मिस्टर कॉल वाज पासिंग बाय मिस्टर मट्टू हाउस। एट दैट टाइम मिस्टर मट्टू डॉग रैन आउट एंड बिट मिस्टर कॉल ओवर कोट। मतलब मिस्टर कॉल एक है, वो मिसेज मट्टू हाउस के, मिसेज मट्टू के घर के पास से पास हो रहे हैं। उसी समय मिसेज मट्टू का डॉगी आया और उसने मिस्टर कॉल के ओवरकोट को काटा। ऐसा हो सकता था कि मिस्टर कॉल को कुत्ता काट लेता, लेकिन चूंकि उन्होंने ओवरकोट पहन रखा था तो कुत्ते ने उनके सिर्फ ओवरकोट तक ही काट पाया। मिस्टर कॉल टर्न अराउंड एंड रेज्ड द पिस्टल ही वाज कैरिंग इन द पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। इस और जब कुत्ता उनके ओवरकोट को काटा, मिस्टर कॉल पीछे मुड़े और अपने पॉकेट में से एक गन निकालें, जो पिस्टल निकालें जो वो हमेशा अपने ओवरकोट के पॉकेट में कैरी कर रहे थे। द डॉग रैन अवे, डॉग भागने लगा। मिस्टर कॉल शॉट द डॉग एज इट वाज रनिंग अवे, और भागते हुए कुत्ते को मिस्टर कॉल ने शूट कर दिया। मिस्टर कॉल जानते थे कि जो डॉग है उस डॉग ने बहुत सारे और दूसरे भी लोगों को उस लोकेलिटी में काटा हुआ है। और मिसेज मट्टू ने फिर क्लेम किया कि जो डॉग उनका जो डॉगी था वो एकदम रेयर ब्रीड का था और 5,000 रुपए का था। और अब वो प्लान कर रही है कि वो मिस्टर कॉल के खिलाफ एक लीगल एक्शन लाए ताकि उनको कंपनसेशन मिले उस डॉग की डेथ का। फैक्चुअल सिचुएशन मैं समझता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। तो आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ब्रेकडाउन करके क्वेश्चन सोल्व करने का मैंने आपको शुरू में बताया था, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। आपने अभी तक आंसर भी ढूंढ लिया होगा पॉज करके वीडियो को। तो मैं फिर आंसर पर पढ़ता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि सी विल सक्सीड इन गेटिंग कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर कॉल बिकॉज ही किल्ड द डॉग विच वाज नॉट एक्चुअली अटैकिंग हिम एट द टाइम ऑफ शूटिंग। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि जो मिसेज मट्टू है उनको कंपनसेशन मिलेगी क्योंकि जिस टाइम मिस्टर कॉल ने कुत्ते को शूट किया था उस टाइम कुत्ता भाग रहा था, ना कि उनको अटैक कर रहा था। तो इस वीडियो पर आइए, आप इस स्लाइड पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला है, अगर उसको यूज करना है तो आप, अगर सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तो आप पब्लिक अथॉरिटी को या पुलिस को, आप एग्जांपल के तौर पर पुलिस को बता सकते हैं उतने टाइम में। जिस वक्त कुत्ते ने काटा उस टाइम ओवरकोट को काटा, लेकिन जब उन्होंने गन निकाला तो कुत्ता डर कर भागने लगा। और भागते हुए कुत्ते को उन्होंने गोली मारा। यानी कि उस टाइम मिस्टर कॉल को अपनी बॉडीली हार्म की कोई एप्रीहेंशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुत्ते को इसलिए मारा क्योंकि उनको पता था कि कुत्ते ने और बाकी कईयों को काटा है। तो ये मामला बिल्कुल भी प्राइवेट डिफेंस का नहीं है। उस टाइम जिस टाइम कुत्ता भाग रहा था उस टाइम उसके काटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये मामला बिल्कुल भी प्राइवेट डिफेंस का नहीं है। लेकिन फिर भी ऑप्शन बी पर देखते हैं क्या है। सी विल नॉट सक्सीड बिकॉज मिस्टर कॉल वाज जस्टिफाइड इन शूटिंग द डॉग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ऑप्शन बी में ये कहा जा रहा है कि मिसेज मट्टू सक्सीड नहीं होंगी कंपनसेशन के सूट लाने में बिकॉज जो मिस्टर कॉल है उन्होंने शूटिंग जो कुत्ते को मारा है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के कारण मारा है। ये ऑप्शन बिल्कुल आप समझ गए होंगे गलत है, क्योंकि जिस टाइम कुत्ता भाग रहा था उस टाइम कुत्ता आकर काट ले ऐसी गुंजाइश नहीं थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि सी विल नॉट सक्सीड बिकॉज मिस्टर कॉल टुक द एक्शन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज वेल एज मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन फ्यूचर। मिसेज मट्टू सक्सीड नहीं होंगे कंपनसेशन का सूट लाने में क्योंकि मिस्टर कॉल खुद को बचाने के लिए और साथ ही साथ बाकी मेंबर्स, सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को भविष्य में बचाने के लिए उस डॉगी को मारे हैं। ये बिल्कुल वाहियात बात है, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि थोड़े समय के लिए होता है, जिस टाइम आपको इमीडिएट डेंजर का एप्रीहेंशन हो। कुत्ता काट रहा था उस टाइम तक अगर मान लीजिए कि कुत्ते ने ओवरकोट को नहीं काटा होता और कुत्ता काटने की कोशिश करता तो वो उसको मार सकते थे। उस टाइम वो जस्टिफाई होता कि अगर उन्होंने उस टाइम उसे नहीं मारा होता तो कुत्ता उन्हें काट लेता। वो भी जस्टिफाइड नहीं होता कि मान लीजिए कि
कुत्ता भागने लगा काट के और फिर उन्होंने उसे मार दिया, वो भी नहीं, क्योंकि कुत्ता तो उनको काट चुका था, अब उनके पास प्राइवेट, वो तो भाग रहा था, तो प्राइवेट डिफेंस क्या। और मान लीजिए कि उनको पब्लिक, जो बाकी मेंबर्स हैं उनको बचाना ही होता, तो ऐसा भी कर सकते थे वो कि मिसेज मट्टू को वो वार्निंग दे देते कि इन्होंने मुझे आज काटा है, लेकिन बाद में भी किसी को काट सकता है, तो आप बेहतर होगा कि आप इसको अपने घर में रखें। तो इस तरह की वार्निंग से मिसेज मट्टू समझ जाती कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर कुत्ते के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट शूट कर दिया। तो ये प्राइवेट डिफेंस का मामला नहीं है, और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी वीडियो वाली बात। इस क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लीगल प्रिंसिपल दिए हुए हैं और एक फैक्चुअल सिचुएशन है, फिर डिसीजन है। तो चलिए इसको भी करते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद से इसको आप आंसर इसका ढूंढ कर रखें, फिर मैं जब आपको आंसर बताऊंगा तो उस टाइम आप मुझे आप खुद मिला लें कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखिए लीगल प्रिंसिपल में गिवन है कि एनी पर्सन में यूज रीजनेबल फोर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी और पर्सन। कोई भी व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को या अपनी बॉडी को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि हाउएवर द फोर्स एम्प्लॉयड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द एप्रीहेंडेड डेंजर। दूसरी जो बात लिखी हुई है वो ये है कि जो फोर्स यूज किया जाएगा वो जिस हिसाब का डेंजर रहेगा उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट रहेगा। मैंने आपको फिर इसमें एग्जांपल दिया था छुरी और बंदूक वाला, तो ये लीगल प्रिंसिपल मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। इसमें फैक्चुअल सिचुएशन में दिया है कि रवि वाज वॉकिंग ऑन ए लोनली रोड। रवि एक सुनसान रास्ते पर वॉक कर रहा था। मनियान केम विथ अ नाइफ एंड सेड टू रवि, योर लाइफ और योर पर्स। मनियान एक आया और उसने कहा रवि से छुरी निकालते हुए कि या तो तुम्हारे लाइफ या फिर तुम अपना पर्स दो। रवि पुल्ड आउट हिज रिवॉल्वर। रवि ने अपने रिवॉल्वर को निकाला। ऑन सेइंग इट मनियान रैन। रवि ने जैसे ही अपने रिवॉल्वर को निकाला तो उसने सोचा होगा मनियान ने कि मेरे पास छुरी है, इसके पास रिवॉल्वर है, तो भागना ही उसने बेहतर समझा और वो भागने लगा। रवि शॉट मनियान ऑन हिज लेग। रवि मनियान के लेग पर गोली उसने चला दी। तो मुझे लगता है कि आपने डिसीजन सोच लिया है, बिल्कुल ये बहुत ही इजी सवाल है, इजी क्वेश्चन है। डिसीजन पर आते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, रवि विल नॉट बी पनिश्ड एज देयर वाज डेंजर टू हिज प्रॉपर्टी। रवि को पनिशमेंट नहीं मिलेगी अब उसके कृत्य के लिए, उसके एक्ट के लिए, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी को डेंजर था। मुझे ये बताइए कि जिस टाइम रवि ने बंदूक निकाली उस टाइम मनियान भागने लगा, तो जब भागने लगा तो भागते हुए व्यक्ति से किसी को अपनी प्रॉपर्टी की डेंजर हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक नहीं है। फिर भी ऑप्शन बी पर आते हैं। रवि विल नॉट पनिश्ड as the force he used was proportionate to the apprehended injury। देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर कोई छुरी निकाल रहा है और आप बंदूक निकाल कर उसको शूट कर दें तो ये प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं है, आपने प्रोपोर्शनेटली फोर्स का यूज नहीं किया है। और देखिए लीगल प्रिंसिपल में भी लिखा है यहाँ पर कि द फोर्स एम्प्लॉयड मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द एप्रीहेंडेड डेंजर। छुरी से ज़्यादा क्या कर सकता था वो? हो सकता था कि इनकाउंटर में छुरी गिर जाए या कुछ हो जाए, या फिर उसने जब बंदूक निकाल लिया और वो भागने ही लगा तब अप्रीहेंशन तो बिल्कुल भी नहीं था डेंजर का, लेकिन फिर भी रवि ने शूट कर दिया, तो ये बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स है और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। रवि विल नॉट बी पनिश्ड, यानी कि रवि को ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि उसने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जिस टाइम भाग रहा था उस टाइम उसको अपने प्रॉपर्टी के डेंजर की कोई अप्रीहेंशन नहीं थी। ऑप्शन सी देखिए, रवि विल बी पनिश्ड एज द फोर्स एम्प्लॉयड वाज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द अप्रीहेंडेड इंजुरी। रवि को सजा मिल सकती है क्योंकि जो उसने फोर्स इस्तेमाल किया वो डिस्प्रोपोर्शनेट था। मैं अब तक आपको यही बता रहा था कि रवि ने जो इस्तेमाल किया वो डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया। ऑप्शन सी में भी यही बात लिखी हुई है, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी को हम देखते हैं क्योंकि होता यूं है
कि आपको 2 या 2 से अधिक ऑप्शन राइट मिलेंगे, लेकिन आपको मोस्ट सुटेबल राइट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो ऑप्शन डी को देखते हैं। As Manyan run to escape, there was no longer a threat to Ravi property, so Ravi will be punished. जैसे ही मनियान भागने लगा तो फिर रवि की प्रॉपर्टी पर कोई डेंजर की बात नहीं थी, इसलिए रवि को पनिशमेंट मिलेगी। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो फोर्स यूज किया गया वो प्रोपोर्शनेट था या डिस्प्रोपोर्शनेट था, क्योंकि यहाँ पर देखिए मनियान ने आकर यही कहा कि योर लाइफ और योर पर्स। हो सकता था कि पर्स ना दे तो सीधे उसके गले पर वार कर देता मनियान, रवि के गले पर। तो ये कोर्ट का मामला होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो फोर्स यूज हुआ वो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ या प्रोपोर्शनेट हुआ, या उसकी लिमिट क्या थी। ठीक है, ये ऑप्शन हल्का सा लिमिट में चला जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन आप देखिए कि ये ऑप्शन कहीं से भी इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये ऑप्शन बिल्कुल साफ है कि जैसे ही मनियान भागने लगा तो रवि की प्रॉपर्टी पर कोई डेंजर वाली बात नहीं थी, तो रवि को पनिशमेंट मिलेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप में से कुछ का ऑप्शन ये रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे कंसेप्ट को समझ रहे हैं। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में एक लीगल प्रिंसिपल गिवन है कि one has right to defend his life and property against criminal harm provided it is not possible to approach public authority and more harm than is necessary has not been caused to avoid the danger। किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है यदि उसके पास किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंचने भर का टाइम नहीं हो और यदि उसने अपनी प्रॉपर्टी या अपने लाइफ को बचाने से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया हो। इस प्रिंसिपल को मैंने, ये बेसिकली जो प्रिंसिपल मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया वही सब प्रिंसिपल लिया गया है। तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए उतना फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है जितना उसकी प्रॉपर्टी और उसकी लाइफ को बचाने के लिए ठीक है, सहायक है। उससे ज़्यादा फोर्स फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स ऑफ यूज का मामला हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि सफिशिएंट टाइम है किसी पब्लिक अथॉरिटी फॉर एग्जांपल पुलिस के पास पहुंचने का या फोन करने का, पुलिस को बता देने का, तो फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, आपने पुलिस को फोन कर दिया तो पुलिस अब फिर आएगी आपकी मदद करने। ठीक है, तो प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति के पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है अगर उसके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास पहुंचने भर का टाइम नहीं है और अगर वो डेंजर को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। फैक्चुअल सिचुएशन पर आइए। The farm of X on outskirts of Delhi was attacked by a gang of armed robbers. X, without informing the police, at first warned the robbers by firing in the air. As they were fleeing from the farm, he fired and killed one of them. X का एक फार्म है दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में और उसके फार्म पर कुछ रॉबर्स के गैंग ने हमला किया और रॉबर्स का गैंग जो है वो आर्म्ड है, मतलब वो हथियार से लैस है। एक्स को सफिशिएंट टाइम मिला होगा लेकिन एक्स ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और उसने पहले वार्निंग दी रॉबर्स को एक हवाई फायर करके, और जैसे फार्म छोड़कर वो भागने लगे रॉबर्स गोली की आवाज सुनकर उसने फायर कर दी, मतलब एक्स ने किसी एक पर फायर की और उसको मार दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि देखिए पहली बात कि सफिशिएंट टाइम था रिपोर्ट्स लेने का पब्लिक अथॉरिटी का, लेकिन एक्स ने वैसा नहीं किया। दूसरी बात कि जब भागने लगे रॉबर्स तब गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, पुलिस को बता देना चाहिए था कि मेरे फार्म पर कुछ डकैतों का हमला हुआ था, मैंने उनको भगा दिया है, तो फिर पुलिस मामले को समझती। लेकिन यहाँ पर एक्स ने पहले गोली चला दी, किसी एक का किलिंग कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको एक दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा राइट ऑप्शन, लेकिन फिर भी ऑप्शन पर देखिए। X can avail the right of private defense as he was defending his life and property। I'm sorry, ये लाइक लिखा गया है, ये लाइफ है, F है, ये लाइफ है। X can avail the right of private defense as he was defending his life and property। मतलब ऑप्शन पहला कह रहा है कि एक्स प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, क्यों, मतलब एक्स को प्राइवेट डिफेंस
के राइट का लाभ मिलेगा कोर्ट में, क्योंकि वो अपने लाइफ और अपने प्रॉपर्टी को बचा रहा था। दूसरा जो बात है वो ये है, या डिसीजन दूसरा है वो ये है कि एक्स कैन नॉट अवेल द राइट एज ही फेल्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। एक्स को प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सेप्शन का लाभ है वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्स कैन नॉट अवेल द राइट एज ही caused more harm than was necessary to ward off the danger। एक्स को इस प्राइवेट डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने आवश्यकता से अधिक फोर्स का इस्तेमाल किया और उसने किसी एक की किलिंग भी कर दी, और वो भी तब जब रॉबर्ट्स भाग रहे थे। तो ऑप्शन मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है, तीसरी बात जो है वो ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, एक्स कैन अवेल द राइट एज एट फर्स्ट ही ओनली फायर्ड इन द एयर। मतलब एक्स को प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा क्योंकि शुरुआत में उसने हवाई फायरिंग की। भाई शुरुआत में हवाई फायरिंग की, उससे क्या मतलब था? हवाई फायरिंग करने के बाद तो रॉबर्ट्स भागने लगे उस टाइम गोली चलाकर किसी को किल कर दिया। तो ये ऑप्शन तो मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत हो गई। एक्स कैन अवेल द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज ही वाज डिफेंडिंग हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब रॉबर्ट्स भाग रहे थे तब उसके लाइफ और प्रॉपर्टी को तो कोई खतरा था ही नहीं। जब खतरा था ही नहीं तो उसको इस ऑप्शन का लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। यानी कि ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन ये क्या कहता है, ए बी सी डी। 1 और 4 मैंने पहले ही इलिमिनेट कर दिया है कि पहला और चौथा ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है कि टू ओनली मतलब कि ये वाली बात सिर्फ सही है। एक्स कैन नॉट अवेल द राइट एज ही फेल्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। उसने पुलिस को इत्तला नहीं किया, इसलिए उसको इस प्राइवेट डिफेंस का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको इस क्रम में बताया कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो तीसरे को छोड़ कैसे सकते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें चौथा है सिर्फ। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बच गया। मैंने आपको बताया कि तीसरा ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है और ये सिर्फ दूसरी की बात कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुझे लगता है कि बहुतों का आपका आंसर इससे मैच किया होगा। अगर आपका आंसर मैच किया है तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अगर आपका आंसर मैच नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई है, और आप बिल्कुल उसको धीरे धीरे समझेंगे तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए चौथा क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इस तरह से करवाने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम रिवाइज होते चले साथ के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बारे में सारे कंसेप्ट बता दिए जाएं, फिर जब सारे कंसेप्ट खत्म हो जाए, मतलब लॉ के सारे पोर्शन थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाए, तो अब आपको क्वेश्चन करवाया जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं आप मिसमैच कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़े हैं एकदम वो हमेशा एट टाइम पर याद ही रहे। तो इस तरह से बढ़ने के साथ, मतलब कंसेप्ट बताया मैंने आपको, कुछ एग्जांपल्स करवा दिए हैं, इस तरह से बढ़ने के साथ आप एकदम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे साथ के साथ, तो ये मुझे बढ़िया अप्रोच लगता है और इसलिए मैं आपको इसी तरह से पढ़ा भी रहा हूँ। जो चौथा क्वेश्चन है वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर ही बेस्ड है। तो इसमें भी देखते हैं क्या है लीगल प्रिंसिपल। सेल्फ डिफेंस इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्शन फॉर इंटेंशनली काउजिंग हार्म। मतलब कि सेल्फ डिफेंस जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्शन है अगर आपने किसी को हार्म पहुंचा दिया है, मतलब किसी को आपने हार्म पहुंचाया है इंटेंशनली और आपको सेल्फ डिफेंस का लाभ मिल रहा है, तो ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। मैंने आपको थ्रू आउट प्रोसेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल्फ डिफेंस में मान लीजिए आपने किसी की डेथ करा दी, तो उसके राइट का तो हनन हो ही गया। मतलब अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको उसकी सजा इस टाइम पर मिल गए, लेकिन आपकी तरफ से भी गलती हो गया, ठीक है। और मान लिया जाए कि आपने उस चीज को सेल्फ डिफेंस में ना किया होता तो कानून आपको फिर सजा देता, लेकिन चूंकि आपने वो डेथ करा दी सेल्फ डिफेंस के मामले में, तो आपको कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस का मामला है। यानी कि सेल्फ डिफेंस जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। लीगल प्रिंसिपल यही बात कह रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं कि क्या है। The robbers, armed with knife and crowbars, broke the access door of house and entered into it.
कुछ डाकू जिनके पास छुरी और कुछ छड़ हैं, उन्होंने घर के मेन दरवाजे को तोड़ दिया और घर में घुस गए। द ओनर ऑफ हाउस टुक आउट हिज गन एंड थ्रेटेंड टू शूट देम। जो घर का मालिक है उसने अपनी गन निकाली और उन लोगों को शूट करने का धमकी दिया। रॉबर्ट्स रैन आउट ऑफ द हाउस एंड स्टार्टेड पेल्टिंग द स्टोन। ये बात सुनकर रॉबर्ट्स भागने लगे, लेकिन भागने के साथ साथ जो रोड पर कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे, उन्होंने स्टोन्स को उठाकर ओनर पर फेंकना स्टार्ट कर दिया। द ओनर ओपन द फायर, मतलब कि जो मालिक था घर का, उसने गोली चलाई, ओपन फायर किया। Having heard the gunshot, police rushed to the place and announced that the owner must stop firing. जब गन की आवाज गूंजी तो हो सकता है कि आसपास पुलिस हो रहा है, मतलब गश्त लगा रही होगी, तो पुलिस उस आवाज को सुनकर उस प्लेस पर आई और ओनर को कहा कि आपको फायरिंग रोकनी चाहिए। देखिए, इन मामलों में होता यह है कि चूंकि रात का टाइम होगा, मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि रात का टाइम होगा, पुलिस आई होगी, उन्होंने कहा होगा कि फायरिंग मत करो, तो ओनर को लगा होगा कि हो सकता है कि ये रॉबर्स ही बोल रहे हैं। द ओनर सस्पेक्टिंग मिसचीफ कंटिन्यूड टू फायर एंड पुलिसमैन वाज इंजर्ड बाय अ शॉट। ओनर को लगा कि अरे हो सकता है कि कोई रॉबर ही ये बात कर रहा होगा, तो ओनर ने फायरिंग कंटिन्यू रखा और इस कंटिन्यू में एक पुलिसमैन को इंजरी हो गई, गोली लग गई उसे। द रॉबर्स मीनवाइल फ्लेड अवे। इसी दरमियान रॉबर्स सारे भाग गए, चूंकि उन्होंने भी देखा होगा कि पुलिस आ गई है, तो अब उनका क्या काम, अब तो उनको भागने में ही भलाई है। द ओनर वाज सूड फॉर अट्रैक्टिंग द पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने ओनर को सू किया क्योंकि उन्होंने एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी पर गोली मारने का जुर्म किया। पुलिस ने केस उनके खिलाफ किया। तो आपको डिसाइड ये करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और मेरे ऐसी, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने ऑप्शन ढूंढ भी लिया होगा अब तक, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, राइट ऑप्शन। द ओनर shall be liable for causing harm in excess of what is necessary for self defense। जो घर का मालिक है वो लाइबल होगा पुलिस वाले को गोली मारने के लिए, क्योंकि उसने जो किया वो सेल्फ डिफेंस से ज्यादा का कर दिया मामला। ये मामला फिर वैसा ही हो गया पिछले वाले कंसेप्ट, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। जब रॉबर्ट्स भाग रहे थे और वो फेंक रहे थे पत्थर, तो जब पत्थर फेंक रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था कि अगर वो दरवाजे के पीछे होते तब तो उनको चोट भी नहीं आती, अगर वो एकदम ओपन फील्ड में आ जाते तो हल्का फुल्का उनको चोट आ सकती थी। और उन्होंने क्या किया, ओनर ने, उन्होंने बंदूक चलाई, मतलब गोली चलाई, तो गोली चलाई और सामने वाले ने पत्थर चला रहा था, तो मतलब ये तो मामला हो गया डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स का ना। यहाँ पर तो रीजनेबल फोर्स का यूज तो हुआ नहीं, मतलब कि जो सेल्फ डिफेंस के लिए जितना फोर्स जरूरी था उससे कई गुना अधिक फोर्स का इस्तेमाल किया ओनर ने। ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, आप में से भी कईयों को ये ऑप्शन सही लग रहा होगा, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ऑप्शन बी पर आइए। Owner shall not be liable for attacking the public servant as such, though he may be held liable otherwise। ओनर को पब्लिक सर्वेंट पर अटैक करने के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, उसे और दूसरे केस में भले ही लाइबल ठहराया जा सके। ऑप्शन बी जो है वो थोड़ा आपको सोचना चाहिए इस पर, कि जो ओनर है उसने तो पब्लिक सर्वेंट को नुकसान पहुंचा ही दिया, तो पब्लिक सर्वेंट को नुकसान पहुंचाया, लेकिन साथ ही उसने उस टाइम ये सोचा कि पुलिस वाला ही नहीं है, वो रॉबर्स ही हैं जो मतलब फायरिंग को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है, और साथ में ये भी इस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इस बात के लिए नहीं कि पब्लिक सर्वेंट को उसने नुकसान पहुंचाया, बल्कि कुछ दूसरे बात को लेकर उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। तो ये ऑप्शन समहाउ कुछ कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी तीसरे ऑप्शन पर देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे ज्यादा सही हो। तीसरा ऑप्शन देखिए, द ओनर एक्शन इज जस्टिफाइड बाय द कंसिडरेशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। ओनर एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है भैया इसमें, बताइए ओनर का एक्शन तो जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हुआ। ये तो बिल्कुल गलत हो गया जी, नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन सही लग रहा था, ये ऑप्शन भी समहाउ कुछ कुछ ठीक लग रहा था, तो नन ऑफ द अबव का तो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ए और बी में आपको ढूंढना है। मैंने आपको बताया
कि जो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, परफेक्टली राइट है। बी ऑप्शन कुछ सही है, लेकिन आपको ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो ऑप्शन ए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा सही है। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। और सेल्फ डिफेंस का जो बेसिक अप्रोच, मतलब सेल्फ डिफेंस का जो बेसिक कंसेप्ट था, कोर कंसेप्ट था, वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की 4 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। आप इसका रिवीजन करते रहिए ताकि आप कंसेप्ट को एकदम भूले नहीं, और कल पर कुछ न छोड़िए, नहीं तो फिर बाद में बर्डन बन जाएगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ, अभी साथ के साथ में अगर आपको मौका मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, ताकि एकदम बर्डन आपको पर नहीं बने। तो मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्यूज्ड के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेकर बात की है, और 4 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाया भी है। और मुझे लगता है कि आप सब बिल्कुल इस बात को समझ भी गए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ अब। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में एकदम धूमधाम से जुटे रहें, और बीएचयू में तो फिर मैं आपका वेट कर ही रहा हूँ। आइए फिर लॉ फैकल्टी में मिलते हैं वहीं पर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे लेक्चर।